Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उस पर बहुत बात नहीं होती है और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुँचनी चाहिए। देखिए, जो निज़ामुद्दीन मरकज़ है, जो कि गलत कारणों से चर्चा के अंदर आया, उसका नाम, जो पुराना नाम है, वो है बंगले वाली मस्जिद। उसके ठीक बराबर में एक पुलिस थाना है, ठीक है, जो दोनों की केवल एक ही दीवार। ये चर्चा आज हो रही है कि अजान की आवाज़ कम कर दो, ये कर दो। पुलिस थाने या वहाँ पर जो पुलिस क्वार्टर्स हैं, उसमें किसी को परेशानी ना हो। मरकज़ में ये फ़ैसला किया गया सन 1950 के दशक में कि हम अजान लाउड स्पीकर से नहीं देंगे। क्यों? ताकि ये जो हमारा पड़ोसी है, इसको दिक्कत ना हो। आज इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बहसें हो जाती हैं, लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, एट्सेट्रा। लेकिन ये हुआ, तबलीग जमात के लोगों ने ऐसा किया, और तबलीगी जमात जब बहुत बड़ा धार्मिक आंदोलन बनता चला गया, तब इससे कहीं सोच में परिवर्तन आया। और जब ये सोच से परिवर्तन आया, जैसे कि बाबरी मस्जिद का सवाल लिया जाए, तबलीग जमात, क्योंकि मैंने अध्ययन किया है तबलीग जमात का, नज़दीक से मैं जानता हूँ, तो अक्सर ये बात होती थी कि बाबरी मस्जिद का क्या, कि भाई बाबरी मस्जिद तो एक अल्लाह का घर है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ईमान बनाइए, अपने अखलाक बनाइए, अपना जो आपकी नैतिकता है उसके ऊपर आप मेहनत कीजिए, ना कि आप एक मस्जिद मांगिए। तो उससे कहीं ना कहीं पर परिवर्तन आया है, कहीं ना कहीं पर जो संविधान निष्ठा है वो कहीं ना कहीं पर धार्मिकता से जुड़ती है। तो इस परिवर्तन को हमने, इसका अध्ययन नहीं किया है, इसका अध्ययन अल्लाह नाम की सियासत में इसका पूरा विस्तार से इस चीज़ का अध्ययन किया गया है। तो आम तौर पे कहीं ना कहीं में हमने जो मुसलमानों में धार्मिक बदलाव थे, ख़ास तौर से सुन्नी मुसलमानों में और शिया मुसलमानों में, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन नहीं किया इसलिए मैं बिल्कुल कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। सुन्नी मुसलमानों का अध्ययन मैंने किया, उनकी धार्मिकता का अध्ययन मैंने किया, तो उसको तो मैं कम से कम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ कि इससे एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक सवाल आपकी किताब में बहुत गंभीरता से आती है, जिसमें आप कह रहे हैं कि भारत का जो मुसलमान है वह औरंगजेब के प्रति हाँ, उसके स्नेह में कमी है। औरंगजेब चूँकि बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं, उनके बारे में उनकी ईमानदारी और उनकी कट्टरता दोनों बहुत बार बार सवालों के घेरे में रही है। जो लोग हमारे जैसे लोग भी हैं, पढ़ते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता। बहुत सारी किताबों के बावजूद हम समझ नहीं पाते कि एक ही समय में एक व्यक्ति इतने विविध रूपों में कैसे था। तो आप इस सवाल को इस पुस्तक में क्यों लेकर आए और उसको मुसलमानों से भी आपने जोड़ कर देखा है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब भी हम उस दौर की बात करें तो हमको, अभी जावेद अख्तर एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, नहीं, शबाना आज़मी कह रही थी एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा कि वो कोई हिस्टोरिकल फिल्म करना चाहती हैं, और उन्होंने कहा कि मुग़ल आज़म का इतना बड़ा हमारे ऊपर असर है कि हमें लगता है कि वो लोग इसी तरह से बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि एवरीडे क्या होगा उस ज़माने का। तो बड़ा ज़रूरी है कि औरंगज़ेब के ज़माने का एवरीडे या रोज़मर्रा का जो था वो दौर कैसा था। अगर ऐसा है तो जैसे शिवाजी का एक बड़ा मशहूर ख़त है जो उन्होंने औरंगज़ेब को लिखा था। आज अगर उस ख़त को मैं अनुवाद कर दूं हिंदी में, और सरल हिंदी में उसका अनुवाद कर दूं, तो वो जो ख़त है वो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई कांग्रेस का लीडर लिख रहा है, जो ये कह रहा है कि भाई आपके दादा वगैरह तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो हिंदुओं के प्रति उनकी सहिष्णुता की नीति थी, आप जो कर रहे हैं ये सांप्रदायिकता है। तो अगर शिवाजी ये कह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। दूसरी बात ये, और इस चीज़ को मैं बराबर, इसीलिए मैं औरंगज़ेब की बात करने से पहले थोड़ा सा इसको विस्तार में बताना चाहूँगा। देखिए, ये हम जब औरंगज़ेब की बात करें, औरंगज़ेब का रिसेप्शन आज और औरंगज़ेब का ज़माना उस दौर में दो अलग अलग बातें हैं। उस ज़माने में लोग अपने राजा को, अपने क्षेत्र को कैसे देखते होंगे, इस पर मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूँगा, और ये ज्ञानवापी वाली बात में इसकी चर्चा भी है। भाई, लोगों के पास नक्शे तो होते नहीं थे। आपके यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है अपना, इनके क्या नाम, अपना जिनके बड़ा मशहूर कहानी है, उदय प्रकाश वॉरेन हेस्टिंग्स अच्छा, का सांड। हाँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती है वॉरेन, उदय जी की जो कहानी है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। उसमें एक प्रसंग आता है कि अगर आपको किसी को मारना है तो नक्शा बना दीजिए।
तो कॉलोनियल इंडिया में, औपनिवेशिक भारत में नक्शा बड़ा, जैसे ही मैं आपसे कहूँ भारत, तो आपकी या मेरी नज़र में नक्शा आता है। उस ज़माने में नक्शे नहीं होते थे, तो लोगों के लिए अंदर बाहर का विचार बड़ा। आज जो कहते हैं इस्लाम बाहर से आया, तो अगर मान लीजिए बनारस में एक मुसलमान रहता है, अजमेर भी उसके लिए बाहर है, मक्का भी बाहर है, तो कौन सा बाहर? तो ये चीज़ जो है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा ध्यान से, किताबें छपती नहीं थी, तो उस ज़माने की मजहबियत को आप कैसे नापेंगे, जबकि कुरान किसी घर में नहीं है छपा हुआ, किसी मस्जिद में नहीं होता होगा, भाई लिखा, हाथ से लिखा हुआ होता होगा, एक आध कॉपी कहीं पर। इसी तरह से चीज़ें ओरली ट्रांसमिट होती होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि झगड़े नहीं होते होंगे, लेकिन वो दौर बिल्कुल अलग था। उस दौर में एक व्यक्ति होता है जो कि इस तरह के फरमान जारी करता है, जो कि पूरी तरह की सांप्रदायिक राजनीति करता है। उस सांप्रदायिक राजनीति को ऐतिहासिक रूप से भारत के मुसलमानों ने कैसे देखा, ये मेरा सवाल था इसमें। और यहाँ मुझे जो है वो लगा कि दरअसल अगर हम मुस्लिम लीग को देखें, मुस्लिम लीग सबसे बड़ी विरोधी है औरंगज़ेब की, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई ना हमें अकबर चाहिए, ना हमें औरंगज़ेब चाहिए, हमें तो अंग्रेज़ चाहिए। अकबर इसलिए नहीं चाहिए कि उसने जो है हिंदुओं के साथ में कोalition बनाने की कोशिश की, औरंगज़ेब इसलिए नहीं चाहिए कि उसने इतना प्रताड़ित किया हिंदुओं के, वो विरोधी हो गए। हमें अंग्रेज़ चाहिए जो बराबर बांट दें। ये मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन है, मैंने कोट किया। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो मौलाना आज़ाद तो बहुत बड़े क्रिटिक हैं औरंगज़ेब के। उनके इसीलिए सरमद शहीद पर उनका जो लेख है बड़ा मशहूर लेख है, और यही कारण था कि मैंने अपने बेटे का नाम सरमद रखा, कि मुझे लगता है कि औरंगज़ेब जैसी विचारधारा का जो तोड़ है वो भारतीयता है, और सरमद उसके प्रतीक हैं। तो इसलिए ये मौलाना आज़ाद एक तरफ मुस्लिम लीग डिज़ोन कर रही है, दूसरी तरफ मौलाना आज़ाद उनकी आलोचना कर रहे हैं, तीसरी तरफ जो है वो फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो औरंगज़ेब को एडमायर करते थे। कॉलोनियल इंडिया में तो बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए, लेकिन उन नॉवल में अगर आप ध्यान से देखें तो फंस जाते हैं वो लिखने के लिए, तो उसको फ़कीर बताने की कोशिश करते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, वो कर रहा था तो मजबूरी में कर रहा था, दिए के साथ लिखता हाँ, था, सरकारी exactly, संसाधन का उपयोग भी नहीं हाँ। करता था। लेकिन अगर हम आम मुसलमान की बात करें तो वो उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में 2 या 3 औरंगज़ेब नाम के व्यक्ति से मिला हूँ, ठीक है, और जिस मुस्लिम समुदाय से मैं आता हूँ दिल्ली के, वहाँ पर औरंगज़ेब अच्छा आदमी नहीं है, बिल्कुल नहीं माना जाता औरंगज़ेब को अच्छा आदमी। तो ये औरंगज़ेब दरअसल मुसलमानों पर आरोपित है, और इसी चीज़ की मैंने यहाँ पर जवाब देने की कोशिश की है।